हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नील बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम इन 1913। 1913 में नील बोहर ने एक मॉडल दिया। ये मॉडल बेसिकली रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जब डिस्प्रूव हो गया, जब उसका ड्रॉबैक्स आया रदरफोर्ड का मॉडल का, उसके बाद ये मॉडल आए। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि नील बोहर के द्वारा दिया गया, जिससे हम लोग पता करेंगे कि एक्चुअली भी ये मॉडल है क्या। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसका कि एटम के पास सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम एज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सही बात है। एटम के पास जो बात रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, एक सामान है जो बहुत डेंस और हार्ड है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, वो बात ये भी मान रहा है कि हाँ भैया ये बात सही है कि एटम के बीच में एक डेंस हार्ड चीज है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने एक बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑल अराउंड द न्यूक्लियस विथ एक्सेलरेटेड मोशन। उन्होंने जो मोशन बताया उस इलेक्ट्रॉन का, वो क्या बताया? एक्सेलरेटेड मोशन बताया, यानी कि उसमें उसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हरदम बढ़ता रहेगा, ऐसा उसका कहना था। लेकिन ये वहीं पर वो फंस गए। लेकिन इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। इसका कहना था कि ठीक है, एटम के पास एक सेंटर है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वो जो ऑर्बिट होगा ना, और उसका वेलोसिटी जो होगा, और उसका एनर्जी, तीनों फिक्स होगा। क्या इसका मतलब क्या? चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑल अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान से देखिए, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाएगा, लेकिन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में लगाएगा, फिक्स एनर्जी के साथ लगाएगा, फिक्स वेलोसिटी के साथ लगाएगा। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेटेड मोशन में लगा रहा है, नहीं, उसका वेलोसिटी फिक्स होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अगर उसका वेलोसिटी फिक्स है, अगर उसका एनर्जी फिक्स है ना, तो वो रेडिएशन इमिट नहीं कर सकता, ये बात था। लेकिन उन्होंने बोला एक्सेलरेटेड मोशन है रदरफोर्ड ने। इसीलिए मैक्सवेल का थ्योरी के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसको अपना एनर्जी इमिट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही बात बोहर ने बोला कि ना भाई, मैं ये जो मेरे मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक्सेलरेटेड मोशन में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो फिक्स वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा और फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसलिए वो कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, वो कोई भी अपना काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यही उसका कहना था। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसका स्टेटमेंट था कि एटम के पास एक सेंटर है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता है, फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स एनर्जी के साथ। तीसरा स्टेटमेंट क्या था इसका? तीसरा स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब सिंपल बात है ना, फिक्स्ड ऑर्बिट बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस की चारों ओर, लेकिन वो जो फिक्स्ड ऑर्बिट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? किस ऑर्बिट को हम लोग फिक्स्ड ऑर्बिट मानेंगे, किस ऑर्बिट को फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं मानेंगे? तो वो ऑर्बिट को डिसाइड करेगा ये एंगुलर मोमेंटम। जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई होगा, हर एक वो वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। वही ये तीसरा स्टेटमेंट वही था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5, यानी कि h/2 पाई को 1 से गुना करो, 2 से करो, 3 से करो, तो जितना वैल्यू आएगा ना, ये सब अगर ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऐसा कुछ है, तो हाँ, वो वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ये देखिए एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई, यहाँ पर जो n है ना वो कुछ और नहीं, इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6 भाई। तो ये सब अगर एंगुलर मोमेंटम किसी का दिखा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। जैसे मान लीजिए h/2 पाई, h/पाई, 3h/2 पाई, 2h/पाई, 5h/2 पाई, ये सब एंगुलर मोमेंटम दिखा तो हाँ भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। समझ में आ गया तीसरा स्टेटमेंट भी। चौथा स्टेटमेंट क्या वो देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट है
कि वेल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। बोहर्स का चौथा स्टेटमेंट क्या था कि जब, एक बेसिक बात जो सबको मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ना उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और किसी को ये डाउट अब तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और ये दोनों जो है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों के एक चार्ज है, दोनों चार्ज है। और अगर दोनों चार्ज है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या बोला? कि इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है वो देख लिए, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये Q1 कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Q2 कोई और नहीं न्यूक्लियस का चार्ज है, और R कुछ और नहीं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। Fc यानी कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कुछ और नहीं mv स्क्वायर बाय r होगा। R यानी कि डिस्टेंस, m यानी कि मास, v यानी कि वेलोसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पर Q1 Q2 की जगह हम लोग E का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q1 कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन था और इसका भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर मान के K E स्क्वायर बाय r हम लोग लिख सकते हैं। अब ये एक R कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा, कुछ कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा K E स्क्वायर बाय r इक्वल टू mv स्क्वायर। और K का जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। K का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम यहाँ पर पुट कर दे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन के आता है E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू mv स्क्वायर। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड करता है। तो चार स्टेटमेंट समझ में आ गया। पांचवा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पांचवा स्टेटमेंट क्या, देखिए पांचवा स्टेटमेंट के अनुसार वेल रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन और नॉर लॉस एनर्जी। यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, तब तक वो ना तो कोई दूसरा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ना तो उसको लूज कर सकता है, ना तो गेन कर सकता है, ना तो लॉस कर सकता है। कोई भी दूसरा एनर्जी जो उसको मिल रहा होगा उसको ना तो वो गेन कर सकता है, ना तो वो लॉस कर सकता है। यही इसका पांचवा मतलब स्टेटमेंट था। यानी कि क्या बोलना चाहा, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हर एक ऑर्बिट के अंदर एनर्जी फिक्स होगा, वो तो बता दिया। तो वही बात था इसका कि जब तक वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना तो लॉस करेगा। एक बात बता दें कि हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। जैसे ये मान लीजिए पहला ऑर्बिट जो ग्रीन कलर में दिख रहा होगा उसका वो फर्स्ट ऑर्बिट है। ऑर्बिट बोलिए सेल बोलिए बात बराबर है। फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये ऑरेंज वाला थर्ड और ये फोर्थ। इसका नाम भी है KLMNOPQ ऐसे करके, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उसका नाम KLMNOPQR होते रहेगा। तो एनर्जी ऑफ सेल फिक्स है। सेल को कुछ और नहीं n हो गया सेल नंबर 1 2 3 4 5 6, और इसी सेल का अगर नाम बोले तो KLMNOPQRS ये सब नाम है। एक और बात इन्होंने इसी स्टेटमेंट में बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन स्टे इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इज आल्सो फिक्स। यानी कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो भी इन्होंने बता दिया। इसका कहना था कि 2n स्क्वायर रूल से हम ये बता सकते हैं कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर सेल नंबर 1 है n इक्वल टू 1 यानी कि सेल नंबर 1 यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 अगर वो है तो 2n, ये n कुछ और नहीं नंबर ऑफ सेल है। तो चूंकि फर्स्ट सेल में हम चेक कर रहे हैं तो n की जगह 1 डाल के उसका स्क्वायर किया तो वैल्यू निकल के आया 2। यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह 2 में 2 पुट किए तो 8 आ गया। यानी कि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, थर्ड सेल में 18 रह सकता है, और ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे 2n स्क्वायर रूल से। तो इन्होंने एक ये बता दिया कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर उस एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना तो लॉस करेगा। साथ में ये भी बता दिया कि हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और वो ये रहा 2n स्क्वायर रूल से ये मालूम कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, ऐसे फोर्थ में
32 में भी, यही सब है, इस तरह से पता कर सकते हैं। वैसे इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये 11 एटॉमिक नंबर का मतलब कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो डरने की बात नहीं है। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर अगर आपको कुछ भी दिया है तो समझिए वो एटॉमिक नंबर कुछ और नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पार्टिकुलर एटम का। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट सेल में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2। तो पहला में 2 दे दिए, सेकंड में 8, तो सेकंड सेल जिसको एल सेल बोलते हैं उसमें भी 8 दे दिए। थर्ड में कितना दे सकते हैं? 18। हम 18 तो दे सकते हैं, लेकिन बचा कितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास? 11 इलेक्ट्रॉन टोटल था, जिसमें से 2 यहाँ दे दिए, 8 यहाँ दे दिए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो खर्चा हो गया, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हम पुट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे कोई भी एटम का। शायद आपको 5वां रूल्स भी समझ में आ गया होगा, 5वां स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग छठा स्टेटमेंट पे जाते हैं। छठा स्टेटमेंट कुछ और नहीं है, बस ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड लॉस एनर्जी। अब बोलिएगा ये क्या बात है, क्योंकि इससे पहले वाला स्टेटमेंट में साफ साफ बोल दिया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक वो किसी और एनर्जी को ना तो गेन करेगा ना तो लॉस करेगा। लेकिन यहाँ बता रहे कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी और लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। हाँ, ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन और लॉस दोनों कर सकता है, लेकिन एक रूल है, अगर वो एनर्जी गेन किया तो उसको वो ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा। जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा था तो वो ऑर्बिट को उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी को गेन या लॉस किया, गेन करे या लॉस करे, कुछ भी किया, तो उसे वो जो करंट ऑर्बिट है उसका, जिस ऑर्बिट में वो करंटली रिवॉल्व कर रहा था, वो ऑर्बिट को छोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए इफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या किया, एनर्जी को गेन कर लिया, तो क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव टू जंप टू हायर सेल। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किया तो उससे जिस ऑर्बिट में वो है ना, उससे हायर ऑर्बिट में उसको जंप करना पड़ेगा। क्या मतलब है, एग्जांपल से देखते हैं। मानिए ये हीलियम का एटम है, हीलियम यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला सेल क्या है, केल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कुछ और नहीं, न्यूक्लियस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या किया, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये कुछ और नहीं एनर्जी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो अब इसको खुद से हायर सेल में जाना पड़ेगा। पहले कौन सेल में था? के सेल में था। अब के से हायर सेल क्या होगा? के से हायर सेल एल होगा, तो इसे एल सेल में जंप करना पड़ेगा। देखिए ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, अब इसको हायर सेल में जंप करना पड़ा, अब ये एल सेल में जंप करके आ जाएगा। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन किया था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन के में ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ गया? एल में आ गया। तो वही है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तो उसको हायर सेल में जंप करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इट मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव टू जंप टू हायर सेल। वहीं पे अगर एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर दे, गेन कर रहा था तो हायर में जंप करना पड़ा, अगर एनर्जी को लूज कर दे तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए इफ इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन मस्ट टू जंप टू लोअर सेल, यानी कि लोअर एनर्जी वाला सेल में उसको जंप करना पड़ेगा। एक्सेप्ट किया तो हायर में, अगर लॉस कर दिया तो लोअर में। एग्जांपल देख लेते हैं, हीलियम है, वही वाला एटम ले लिए जो एक्साइट किया था, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के में एक एल में था। तो इस बार क्या हुआ ना, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब किया था उसको उन्होंने फिर से लॉस कर दिया, छोड़ दिया, माइनस लॉस कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि अपना एनर्जी को लॉस कर दिया है तो अभी ये फिर से वापस जंप कर जाएगा अपना नॉर्मल सेल में जिसमें वो पहले था। अब देखिए यहाँ पे जंप कर जाएगा, अब से खुद जो सेल में है उससे नीचे वाला सेल में आएगा, उससे कम एनर्जी वाला सेल में आएगा। तो एल में था, एल में था, अब जंप करके के में आ जाएगा। देखिए जंप किया, के में आ गया, के में फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सेल कोई काम का नहीं था, तो ये डॉट 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 लाइन से दिखा दिए। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा हीलियम का। समझ में आया? तो यही है, ये 6 स्टेटमेंट थे बोहर मॉडल का, जिससे हमें मालूम चलेगा कि एक्चुअली में ये मॉडल है क्या। चलिए, होता है नील बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर क्लास 9th खत्म। वैसे नील बोहर एटॉमिक मॉडल पूरी खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्लास 9th के लिए खत्म हो गया, 11th और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी जारी है।
सो 9th के लिए ख़त्म हो गया, 11th और BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है। अगर फिर भी 9th वाले चाहे कि हम और अपना नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं तो ये पूरा पार्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें 7, 8 या 9 वीडियो भी आ सकते हैं, सभी देख ले। बट मेरा कहना है कि यहीं तक देखे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।